रीनल फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग कंसंट्रेशन से ध्यान से सुन रहे हो। ओके गुड। गुड। जो बच्चे सही तरीके से लेक्चर्स ले रहे हैं उनको बहुत फायदा रहेगा, बिकॉज ये भी हो सकता है कि आपका डायरेक्ट एग्जाम ले लिया जाए ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर ही। इसलिए बहुत अच्छी तरह से आप लोग लेक्चर सुनो मेरे, ठीक है। रीनल के जो लेक्चर्स हैं दे नीड वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, so we were discussing about the hyperosmolarity of the medullary interstitium. तो हमने डिस्कस किया था कि there are basically two solutes which are responsible for making the medullary interstitium hyperosmolar. Number one, 50 to 60% रोल था सोडियम क्लोराइड का, जो कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर से हमने देखा था किस तरह से सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेट हो रहा है रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम, राइट। और 40 to 50% रोल था यूरिया का। यूरिया तो अभी तक आप पढ़ते आए हो कि यूरिया तो इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वेस्ट प्रोडक्ट है तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, बट नाउ यू विल नो कि यूरिया कितना इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। दो इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोटीन्स इन योर बॉडी। So a healthy person usually excretes about 20 to 50% of the filtered load of urea. जितना लोड यूरिया का फिल्टर होता है इनटू द वुमेन्स कैप्सूल, उसका 20 to 50% जो है वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है। अच्छा, एंड द रेट ऑफ द यूरिया एक्सक्रीशन इज डिटरमिन्ड मेनली बाय टू फैक्टर्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन द प्लाज्मा, कितना यूरिया एक्सक्रीट हो रहा है, it is determined by two factors: the concentration of the urea in the plasma, and number two, the GFR, glomerular filtration rate. अगर प्लाज्मा के अंदर कॉन्सेंट्रेशन यूरिया की ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्सक्रीट होगा यूरिया, ठीक है। और लेट्स से अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा यूरिया फिल्टर होगा, तो एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। Urea contributes about 40 to 50% of the osmolarity of the renal medullary interstitium when the kidney is forming a maximally concentrated urine. जब किडनी concentrated urine बना रही है, maximally concentrated urine, तो यूरिया जो है contributes 40 to 50% of the osmolarity. सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यूरिया जो है that is passively reabsorbed, ठीक है। यूरिया जो है that is passively reabsorbed from the renal tubule. तो क्या डिफरेंस हुआ सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन में, जो वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम को हाइपरस्मोलर कर रहा है, और यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन में के सोडियम क्लोराइड जो है द रीअब्जॉर्प्शन इज डिराइविंग इट्स एनर्जी फ्रॉम द एटीपी, ठीक है। लेकिन यूरिया जो है it is being reabsorbed passively. This means कि it preserves the economy of the body, ठीक है। So ये जो है यूरिया रिसर्कुलेशन, ठीक है। एक यूरिया साइकिल आप लिवर में पढ़ते हो और एक यूरिया रिसर्कुलेशन, ठीक है, या रिसाइकिल है। अब आप ये देखो यहाँ से कि यूरिया रिसर्कुलेशन में कैसे यूरिया जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहा है आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम को, ठीक है। ये आपका यूरिया जो है वो फिल्टर हुआ, ठीक है, इनटू द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से 50% ऑफ यूरिया जो है वो रीअब्सॉर्ब होती है, 40 to 50% यूरिया जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अब ये यूरिया जो है आगे चल रही है, राइट। अब 40 to 50% यूरिया रीअब्सॉर्ब हुई है, लेकिन वाटर जो है वो ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। वाटर जो है वो ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हुआ है, 60% रीअब्सॉर्ब हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर हम वाटर की रिलेशनशिप यूरिया के साथ देखेंगे तो वाटर ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हुआ है एज कम्पेयर टू यूरिया, तो इसका मतलब है कि यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन हैज़ इंक्रीज्ड,
एक बात समझ में, यूरिया 50% रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वाटर 60% रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को मैच करेंगे तो वी विल सी कि वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो गया एज कम्पेयर टू यूरिया, दिस मीन के यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, अच्छा अब ये थिन डिसेंडिंग लिम्ब में आ गया। थिन डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है कि 20% वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। थिन डिसेंडिंग में वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज मोर, राइट। अच्छा, इसके बाद आप एक ये भी डैश एरोज देख रहे हो यहाँ पे कि यूरिया जो है वो सिक्रीट होकर आपके रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, अच्छा सो वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया तो यहाँ पे यूरिया और कॉन्सेंट्रेट हो गया, फर्दर यूरिया सिक्रीट होके एंटर हो रहा है रीनल थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और यही काम यहाँ पे भी हो रहा है। यूरिया जो है यहाँ पे फिर सिक्रीट हो रहा है इनटू द थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, यानी कि पूरे लूप ऑफ हेनले के जो थिन पार्ट है वहां पे यूरिया जो है वो मिडलरी इंटरस्टेशियम से मूव करके जा रहा है इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब आगे देखो थिक असेंडिंग लूप में क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ ये सारा जो है ना हेविली मार्क्ड एरिया है, दिस इज अ हेविली मार्क्ड एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है, ऑल दिस एरिया जो है दिस इज impermeable to urea, all this area is impermeable to urea। अब क्या हो रहा है कि ये एरिया यहाँ पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन भी नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नॉर्मल, अगर डाइल्यूट प्रोड्यूस यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे वो लग जाएंगे आपके एक्वापोरिंग्स। क्या लग जाएंगे, एडीएच जो है वो एक्वापोरिंग्स लगा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या होगा कि डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद जो पार्ट है, कॉर्टिकल पार्ट है, इवन मिडलरी पार्ट, यहाँ पे क्या है कि एडीएच ने एक्वापोरिंग्स लगा दिए तो वाटर तो रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, वाटर तो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, बट ऑल दिस एरिया इज impermeable to urea, all this area is impermeable to urea। तो यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, लेकिन यूरिया पीछे कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा। ठीक है, तो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज कर जाएगी। अब बाय द टाइम द यूरिया रीचेस दिस मेटलरी पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, तो क्या होगा कि अब यहाँ पे यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यूरिया विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यूरिया विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। ठीक है, अंटिल दोनों तरफ यूरिया की, अगर हम इस वक्त सिर्फ यूरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यूरिया जो है हम पैसिवली मूव करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और एडीएच का रिमेंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये एक्टिवेट करता है यूरिया चैनल्स को। ठीक है, एक्टिवेट करता है यूरिया चैनल्स को भी, यानी कि वो एक्वापोरिन को भी एक्टिवेट करता है और मेडलरी डक्ट में यूरिया चैनल्स को भी एक्टिवेट करता है। As a result of that, more and more urea will be reabsorbed from the renal tubule into the renal medullary interstitium। ठीक है, अंटिल दोनों तरफ ऑस्मोलैरिटी जो है वो सेम हो जाती है। अब जो यूरिया यहाँ पे renal medullary interstitium में आया है, उसके a certain amount of that urea that will be secreted into the intermedullary interstitium से ये एंटर होगी into the renal tubular cell, renal tubular cell से secrete होगी into the tubular fluid। सिमिलरली यहाँ पे भी सिक्रीशन हो रही है फ्रॉम द renal medullary interstitium, यूरिया जो है वो एंटर हो रहा है ट्यूबुलर सेल्स में और ट्यूबुलर सेल से सिक्रीट हो रहा है इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड। सो यहाँ पे जब यूरिया एंटर होता है तो यहाँ पे यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन लाइक दिस। ठीक है, आई समझ में।
यस, देखो जो टॉक्सिक अमाउंट्स है ना बच्चों, टॉक्सिक अमाउंट एक्सक्रीट हो रही है, ठीक है। हमने जैसे शुरू में बात की है कि अप टू 50% ऑफ द यूरिया जो है दैट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बैठा हुआ है यूरिया, ये ब्लड में तो नहीं है ना, ये जो मेडलरी इंटरस्टिशियम है, ठीक है। अगर ये यूरिया एक्सेस अमाउंट में आपके ब्लड में होता तो यस, उसका टॉक्सिक इफेक्ट आपके ब्रेन में भी था, उसका टॉक्सिक इफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे होगा। लेकिन ये जो एक्सेस यूरिया जो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और ये रीअब्सॉर्ब ही होता है उस वक्त जब आपकी बॉडी ने हाइपर ऑस्मोलर मेडलरी इंटरस्टिशियम बनाना हो, ठीक है। और ये रीअब्सॉर्प्शन भी तभी ज्यादा होती है जब एडीएच प्रेजेंट है, ठीक है। और एडीएच अगर प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे यूरिया रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा और मोर एंड मोर यूरिया विल बी रीअब्सॉर्ब इनटू द मेडलरी इंटरस्टिशियम, thus creating a very hyper osmolar medullary interstitium, ठीक है। सो अब ये कहानी आई रिपीट अगेन कि यूरिया रिसर्कुलेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जो यूरिया फिल्टर होता है वो 50% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और 50% यूरिया रीअब्सॉर्ब हो रहा है और 60% वाटर। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वाटर कम हो गया है, तो यहाँ पे यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर व्हेन वी कंपेयर विद द सॉल्वेंट। अगर आप नीचे लूप ऑफ हेनले में आओगे तो यहाँ भी 20% वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन आप देखो और इंक्रीज होती जा रही है। साथ साथ यूरिया रीसर्कुलेशन से भी यूरिया जो है वो थिन लूप ऑफ हेनले में एंटर हो रही है, ठीक है। अब आप आ जाओ थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल पार्ट में। इन सब पार्ट, ये जो सारा पार्ट है दैट इज इम्परमिएबल टू यूरिया, ठीक है। दिस होल पार्ट, ये जो हैवीली डॉट डैश एरिया है, हैवीली लाइंड, ये सारा इम्परमिएबल टू यूरिया है, ठीक है। अब ये एरिया इम्परमिएबल टू यूरिया तो है, लेकिन यहाँ पे जो एडीएच जो है अगर लगा हुआ है एक्वापोरेंस, तो वाटर तो रीअब्सॉर्ब हो रहा है लेकिन यूरिया रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यूरिया जो है और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा बाय द टाइम इट रीचेस द मेडलरी डक्ट्स। तो आप देखो पहले 4.5 से 7 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर जनाब साहब इंक्रीज करते करते यूरिया जो है आपका 300 हो गया, और यहाँ पे आपका यूरिया 550 हो गया। अब यहाँ पे यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और एडीएच भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, एडीएच यहाँ पे यूरिया के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा। मोर एंड मोर यूरिया विल बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस medullary collecting duct and it will enter the medullary interstitium, ठीक है। And then some of it will enter the this loop of Henle, thin loop of Henle, and it will be recirculated again and again, and that's how your medullary interstitium is. The hyperosmolarity has been created, right? अच्छा, तो ये जो मैंने सारा आपको बताया है ये मैंने आपको written there in your books। अच्छा, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है ना वो UTA2 है, ठीक है। और यहाँ पे रिसेप्टर्स जो है वो UTA1 और 3 है, UTA1 और 3 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और UTA3 रिसेप्टर जो है, UTA3 रिसेप्टर जो यहाँ पे पड़ा हुआ है मेडलरी कलेक्टिंग डक्ट में, दैट इज एक्टिवेटेड बाय द एडीएच। तो एडीएच का बेसिकली दो काम है, एक का फंक्शन ये है कि वो एक्वापोरिन्स लगा रहा है, दूसरा वो एक्टिवेट कर रहा है यूरिया के रिसेप्टर्स को टू इंक्रीज द हाइपरऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडलरी इंटरस्टिशियम। So वही है, urea recycles some of the urea that moves into the medullary interstitium, eventually diffuses into the thin loop of Henle, and then passes upward through the ascending loop of Henle, the distal tubule, the cortical collecting tubule, and back into the medullary collecting duct again. This way, the urea recirculates through the terminal parts of the tubular system several times before it is excreted. Each time around the circuit, it contributes to a higher concentration of urea. इसका फायदा क्या है? Because urea is one of the most abundant waste product that must be excreted by the kidneys. This mechanism for concentrating urea before it is excreted is essential to the economy of the body fluid when water is in short supply. ठीक है, no doubt that urea is a waste product, but it should be excreted by the kidneys. But इसकी significance क्या है? It helps in concentrating the urea. It has the concentrating the urea in the medullary interstitium is necessary to
सेव द बॉडी फ्लूइड्स व्हेन दिस वाटर इज शॉर्ट इन बॉडी। ठीक है, यूरिया का कितना इंपॉर्टेंट अब आपको काम पता चला है कि it saves or it is helpful in the economy of the body fluid when the water is in short supply। देखो अल्लाह ताला ने वेस्ट से भी कितना आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये सिनेरियो आपके पास आ सकता है कि people who ingest a high protein diet can concentrate their urine much better than the people whose protein intake and urea productions are low। ठीक है, तो जो लोग हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं उनकी यूरिन कंसंट्रेशन पावर इज मोर एज कंपेयर टू पीपल whose protein intake is low। नंबर 2 क्या है, पीपल लाइक मेल न्यूट्रिशन में लो इनटेक ऑफ प्रोटीन्स, तो क्या होगा, क्वाशियोकोरिक डिजीज होती है, उसमें low urea concentration in the medullary interstitium and this impairment of urine concentration ability। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको दो सिनेरियो आ सकते हैं कि लेट्स से एक वेल बिल्ड कोई रेसलर है जो हाई प्रोटीन डाइट पे है, तो उसकी यूरिया कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी क्या होगी, या कोई मेल न्यूट्रिशन क्वाशियोकोर का एक सिनेरियो आ जाएगा कि प्रोटीन इंटेक कम है, तो उसके मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी यूरिन की क्या होगी। ठीक है, अच्छा जी, हमने बात कर ली कि रीनल टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आपको दो चीजें चाहिए। नंबर 1, एक तो आपको चाहिए कि हाइपर और स्मॉलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम चाहिए होगा, और दूसरे आपको एक्वापोरिन चाहिए। हाइपर स्मॉलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम कैसे बनेगा, with the help of active reabsorption of sodium chloride ions and passive reabsorption of urea ions। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है कि इस सारी कहानी में यूरिया तो रीअब्सॉर्ब हो रहा है और एक्टिवली सोडियम क्लोराइड भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, लेकिन साथ साथ क्योंकि एटीएच लगा हुआ है तो वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है ना, साथ साथ आपका वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है ना, जैसे अब आपका यहाँ पे यूरिया रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे लेट्स से सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम हाइपरस्मोलर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एडीएच लग गया है आके। ठीक है, अब यहाँ पे एडीएच के एक्वापोरिन्स लग गए हैं आके। ठीक है, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स में भी और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स में, तो वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, कॉर्टिकल का तो हमने पढ़ लिया था कि जो वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है वो मैक्सिमम वाटर जो है वो कॉर्टेक्स से ही रैपिडली रीअब्सॉर्ब हो जाता है। जब यहाँ पे एक्वापोरिन्स लगती हैं कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स में और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स में, तो मैक्सिमम वाटर जो है जो कॉर्टेक्स से रीअब्सॉर्ब होता है एक्वापोरिन्स के थ्रू, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पड़ी हुई हैं वो रैपिडली फ्लोइंग जो है, दे हैव रैपिडली फ्लोइंग ब्लड इन देम, और वो रैपिडली जो वाटर है उसको इंटरस्टिशियम से, कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम से रिमूव कर देती है। लेकिन जो वाटर यहाँ पे पहुंचता है, तो थोड़ा बहुत वाटर रह जाता है व्हेन इट रीचेस द मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स, तो यहाँ पे भी एक्वापोरिन्स है एंड दैट वाटर इज रीअब्सॉर्ब। अब ये जो वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है वो इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाइपरस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, अब हम डिस्कस करेंगे इसके लिए रीनल मेडुलरी ब्लड फ्लो। ठीक है, अच्छा, there are two special features of renal medullary blood flow that contribute to the preservation of the high solute concentration। ठीक है, एक तो द ब्लड फ्लो इन द वाजा रेक्टा इज स्लगिश। जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ऊपर पड़ी हुई हैं कॉर्टेक्स के अंदर, वहां पे ब्लड फ्लो बहुत रैपिड है। ठीक है, लेकिन वाजा रेक्टा का जो ब्लड फ्लो है वो स्लगिश है और ओनली 5% ऑफ द टोटल रीनल ब्लड फ्लो है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो भी स्लो भी है। दूसरे अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग इज टोटल 5% ऑफ द होल रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, नंबर 2, अच्छा इसका क्या फायदा है स्लगिश ब्लड फ्लो का, एक तो ये फायदा है कि इट मिनिमाइजेस सल्यूट लॉस फ्रॉम द मेडुलरी इंटरस्टिशियम।
ब्लड स्लोली फ्लो कर रहा है तो सल्यूट का लॉस नहीं होगा मेडलरी इंटरस्टिशियम से, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, इट बेसिकली इट सप्लाइज द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द टिश्यूज, यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है एंड इट इज टेकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मेडलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात क्या है कि जो रीनल मेडलरी ब्लड फ्लो है, ठीक है, उसमें वाजा रेक्टा है, ठीक है। वाजा रेक्टा सर्व्स एज काउंटर करंट एक्सचेंजर्स मिनिमाइजिंग वॉश आउट ऑफ सल्यूट्स फ्रॉम द मेडलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। ये जब हमने जस्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने बात की थी कि ये जस्टा मेडलरी आपका नेफ्रॉन है, ठीक है, और इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ नेफ्रॉन कॉर्टेक्स एंड द मेडुला, ठीक है। अच्छा, सो और ये देखो इट हैज अ लॉन्ग लूप ऑफ हेनले व्हिच इज गोइंग डाउन टिल द टिप ऑफ पेपिला, ठीक है। और these tubules they are surrounded by this vasa recta। vasa recta की भी वैसी ही अरेंजमेंट है जैसे आपके लूप ऑफ हेनले की अरेंजमेंट है, ठीक है। अब जब यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, मेडलरी कलेक्टिंग डक्ट्स है, यहाँ से जब वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है, यहाँ से जब वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो क्या होगा कि ये जो एरिया है इसको डाइल्यूट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो ब्लड फ्लो है इन दिस पैटर्न, द हेयर पिन पैटर्न, दिस हेयर पिन आपने देखी होगी ना, आपकी अम्मी जिनके बाल लंबे होंगे और जो जुड़ा बनाती होंगी तो अपने बालों में हेयर पिन्स लगाती हैं, ठीक है। तो एक वो यू शेप की लूप ऑफ हेनले की यू शेप की तरह की हेयर पिन्स होती हैं, ठीक है। तो उस तरह की लूप ऑफ हेनले की भी अरेंजमेंट है हेयर पिन की तरह की। और वाजा रेक्टा जो के ब्लड वेसल्स हैं मेडलरी इंटरस्टिशियम में सराउंडिंग द लूप ऑफ हेनले, उनकी भी ये हेयर पिन अरेंजमेंट है। अब आप देखो कि इस हेयर पिन अरेंजमेंट से कैसे सल्यूट ये यहाँ की हाइपरमेडलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी प्रिजर्व होती है, यानी कि डिस्पाइट के वाटर यहाँ पे एंटर हो रहा है, मेडलरी इंटरस्टिशियम की हाइपरऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब नहीं होती। अच्छा, सो जब ब्लड एंटर होता है, ब्लड डायग्राम दिखाते हैं। सो ये आपका वाजा रेक्टा है, ठीक है, और ये आपकी मेडलरी इंटरस्टिशियम है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने लूप ऑफ हेनले नहीं दिखाया है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंज जो हो रहा है वो बिटवीन इंटरस्टिशियम और वाजा रेक्टा के दरमियान हो रहा है फ्लूइड्स का, ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ से, अदरवाइज यहाँ पर आपका एक लूप ऑफ हेनले भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक्सचेंज जो हो रहा है वाजा रेक्टा का, यानी वाजा रेक्टा क्या है, ब्लड वेसल्स है, वाजा रेक्टा क्या है, ब्लड वेसल्स इन द मेडलरी इंटरस्टिशियम, और उनकी शक्ल कैसी है, हेयर पिन, लूप ऑफ हेनले की तरह वो उनकी हेयर पिन यू शेप्ड उनकी अरेंजमेंट है, ठीक है, ओके। और आप देखोगे अल्लाह ताला कितना बड़ा साइंटिस्ट है, अब तक तंग रह जाती है कैसे साइंस अल्लाह ताला की काम कर रही है। अब ये जो है ऊपर वाला पार्ट ये कॉर्टिकल पार्ट है, ठीक है, और ये जो है आपका मेडलरी पार्ट है, ठीक है। अब मेडल्ला में तो आपको पता है ना कि मेडलरी इंटरस्टिशियम में हाइपरऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, यानी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी कॉर्टेक्स में ये हम मेडलरी इंटरस्टिशियम की बात कर लेते हैं, ये 300 मिली ऑस्मोल है कॉर्टेक्स के अंदर। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं और आप देखेंगे ऑस्मोलैरिटी जो है वो 600 हो गई, फिर 900 हो गई, और फिर आपकी ऑस्मोलैरिटी हो गई 1200, ठीक है। ये आपकी ये, और ये किस वजह से हुई है, ये सोडियम क्लोराइड और यूरिया आयन की वजह से मेडलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी हो गई है 1200। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये कॉर्टेक्स, अब कॉर्टेक्स से जो ब्लड आ रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल है, ठीक है, और जो कॉर्टेक्स जो ब्लड एंटर हो रहा है वाजा रेक्टा में उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 है, और जो ब्लड लीव कर रहा है वाजा रेक्टा से उसकी भी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 300 है, ठीक है। अच्छा,
अब एज यू नो कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर परमिएबल एज लाइक ऑल अदर ब्लड वेसल्स, दे आर परमिएबल टू सॉल्यूट्स एंड वाटर, ठीक है। दीज आर परमिएबल टू सॉल्यूट्स एंड वाटर, दे आर नॉट परमिएबल टू प्लाज्मा प्रोटीन, जस्ट लाइक अदर ब्लड वेसल्स, ठीक है। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है ये। अब यहाँ से देखो आपका सल्यूट आया, वाटर ब्लड आ रहा है जिसकी ऑस्मोलैरिटी है 300। बाय द टाइम इट रीचेस दिस एरिया, यहाँ पे बाय द टाइम ब्लड रीचेस यहाँ पे, तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है वो 600 है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियम की कितनी है, 600 है, ठीक है। और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी थी 300। अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है, ठीक है। यहाँ पे सल्यूट ज्यादा है और यहाँ पे सल्यूट कम है, यही हुआ ना। यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 600 है, राइट। तो क्या होगा, वाटर जहाँ पे ज्यादा है वो दैट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और सल्यूट्स को क्या होगा, सल्यूट्स जो है वो बाहर ज्यादा है क्योंकि 600 ऑस्मोलैरिटी है, तो सल्यूट्स जो है वो दे विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, until an osmotic equilibrium is reached, ठीक है। until an osmotic equilibrium is reached के दोनों तरफ ऑस्मोलैरिटी जो है वो 600 हो जाएगी। यहाँ पे वाटर ज्यादा था, 300 मिली ऑस्मोल है ना, और यहाँ पे 600 मिली ऑस्मोल है, इसका मतलब है यहाँ पे सल्यूट्स कम है, यहाँ सल्यूट्स ज्यादा है, यहाँ वाटर ज्यादा है, यहाँ वाटर कम है। तो water will move from higher concentration towards lower concentration, and solutes जो interstitium में ज्यादा है वो they will move from higher concentration towards lower concentration in the vasorectum blood vessel, ठीक है। ऑल राइट, तो ये तो काम खराब हो गया, यानी कि वाटर निकल रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में और सल्यूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, आप देखियो देखते जो आगे होता क्या है। अब जनाब जहाँ पे ऑस्मोलैरिटी होगी 600 हो गई, बाय द टाइम द ब्लड रीचेस हियर, तो क्या है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 600 है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इज 800। अगेन water will move from higher concentration towards lower concentration and solutes will move from interstitium into the blood vessel until an osmotic equilibrium is reached and the osmolarity becomes, on the both side it becomes 800। अब आगे चलो, अब osmolarity यहाँ पे, अब यहाँ पे osmolarity 800 है, यहाँ पे osmolarity 1000, ठीक है। So अब क्या होगा, water will move from higher concentration towards lower concentration, वाटर यहाँ पे आ गया है और सल्यूट्स इसके अंदर एंटर हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड और दोनों तरफ ऑस्मोलैरिटी हो गई 1000, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, अंटिल अ स्टेज विल रीच कि जहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 1200 है तो यहाँ पे भी ऑस्मोलैरिटी 1200। काम तो खराब हो गया, हाँ, सारे सल्यूट्स चले गए ब्लड वेसल्स के अंदर, हाँ, और वाटर यहाँ पे आपने मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ज्यादा कर दिया है। अब आप देखो अल्लाह ताला की, तुम अब साइंस को देखो जरा। अच्छा, अब आपका लूप ऑफ हेनले जो है ना ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है, ठीक है, अगर आपका लूप ऑफ हेनले जो है अब यहाँ आपका ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है, अब क्या है, यहाँ पे आपकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो आपकी 1200 है, ठीक है, और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है वो, अब ब्लड यू इधर को ऊपर को मूव करेगा ना, अब इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो वो देखेगा कि यहाँ ऑस्मोलैरिटी 1000 है यानी कि अब यहाँ पे वाटर ज्यादा है इंटरस्टिशियम में एज कंपेयर टू दिस एरिया, तो क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इंटरस्टिशियम इनटू द अपर लिम्ब ऑफ द दिस असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है, वाटर इधर को मूव करेगा, ठीक है, और सल्यूट्स यहाँ पे ज्यादा है तो दे विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ठीक है, अंटिल दोनों तरफ ऑस्मोलैरिटी 1000 हो जाएगी। अब ये ब्लड और ऊपर जा रहा है, जब ये आपका ब्लड और ऊपर जा रहा है तो यहाँ ऑस्मोलैरिटी 1000 है और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 800 है।
अब क्या होगा कि वाटर जो है यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कम है, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड सोल्यूट्स यहाँ पे ज्यादा है, दे विल मूव आउट अंटिल एन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज रीच्ड। अब आगे चलो, ठीक है। एंड दैट्स, अब यहाँ पे 800 है ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, यानी कि सोल्यूट ज्यादा है तो सोल्यूट्स विल मूव आउट, और यहाँ वाटर ज्यादा तो वाटर विल मूव इन, ठीक है। अब ये जो वाटर सारा बाहर निकाला था ना डिसेंडिंग लिंक में, ये वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और सोल्यूट्स इसमें से बाहर निकल जाएंगे एंड बाय द इनटू द इंटरस्टिशियम, एंड बाय द टाइम द फ्लूइड रीचेस कॉर्टेक्स, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है 350 या 300 हो चुकी होगी, और ये फ्लूइड जो है अब कॉर्टेक्स में वापस एंटर हो जाएगा, जिसके अंदर सोल्यूट्स जो है वो वापस उतने रह जाएंगे जो उसने रीअब्सॉर्ब किए थे सेंडिंग लिम्फ में, वो सोल्यूट्स वापस इंटरस्टिशियम में चले जाएंगे, और जो वाटर एक्सेस था अलॉन्ग विद द मेडलरी वाटर, ये सारा का सारा जो है वो आपका इट विल एंटर द कॉर्टेक्स, एंड वहां से कॉर्टेक्स से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से ये वापस चला जाएगा इनटू द ब्लड। हाँ जी, आई समझ में बात, कहानी समझ में आई? यूरिया सर्कुलेशन, सॉरी, इसे कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। क्या कहते हैं इसको? काउंटर करंट एक्सचेंजर्स। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगी। चैट ऑन है? हाँ जी, आई समझ में बात? काउंटर करंट एक्सचेंजर जो वाजा रखता है वो कहलाते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर्स, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, चलो। अच्छा, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि थिन डिसेंडिंग जो डिसेंडिंग लिम्फ है वादा रेक्टा की, वो सोल्यूट्स को रीअब्सॉर्ब कर रही है, वाटर को निकाल रही है, ठीक है। और जो असेंडिंग लिम्फ है वादा रेक्टा की, वो जो है सोल्यूट्स को वापस बाहर निकाल देती है मिडल इंटरस्टिशियम में, और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेती है, और वाटर बाय द टाइम द ब्लड रीचेस द कॉर्टेक्स, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी वापस 300 हो जाती है। अच्छा, अब सवाल आपसे ये है मेरा कि अगर ये यू शेप अरेंजमेंट ना होती, लेट्स से ये सीधी सीधी ब्लड वेसल होती, सीधी नीचे जा रही होती, ठीक है, ठीक है, ये सीधी नीचे जा रही होती, तो क्या होता? जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल हो चुकी होती, तो ये 1200 मिली ऑस्मोलर ब्लड जो है वो आपके सर्कुलेशन में एंटर हो जाता, ठीक है ना। ये आपका 1200 मिली ऑस्मोलर जो ब्लड था वो आपका सीधा आपकी सर्कुलेशन में एंटर हो जाता, राइट। लेकिन ये जो हेयर पिन अरेंजमेंट है, ये जो अप टर्न आता है यहाँ पे वापस, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द मेडलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड This mechanism is called counter current exchanger. तो दो काउंटर करंट्स यहाँ पर हम बात करते हैं। जब यूरिनल कॉन्सेंट्रेशन, यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन, टॉक अबाउट यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू काउंटर करंट्स। एक काउंटर करंट जो है वो आपका है काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, ठीक है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर में सोडियम क्लोराइड जो है, जो कि थिक असेंडिंग लूप से रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, वो जो ग्रेडियंट है बन रहा है वो पर मल्टीप्लाई होकर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है सोडियम क्लोराइड को इन द मेडलरी इंटरस्टिशियम। दूसरा जो काउंटर करंट है वो आपका है काउंटर करंट एक्सचेंजर, ठीक है। काउंटर करंट एक्सचेंजर जो है
वो उसका रोल है इन प्रिजर्विंग द हाइपरस्मोलैरिटी ऑफ द medullary interstitium. ठीक है, it is not contributing to the hyperosmolarity of the medullary interstitium. It is actually contribute to sodium chloride और यूरिया कर रहा है. It is actually preserving the osmolarity, hyperosmolarity of the medullary interstitium. ठीक है. So again, as blood descends into the medulla, solutes enter from the interstitium and loss of water into the interstitium. By the time the blood reaches the tip of the vasa recta, it has a concentration of about 1200 milliosmoles. ठीक है? As blood ascends backward towards the cortex, solutes diffuses back into the medullary interstitium and water moves into the vasa recta, and blood becomes progressively less concentrated. Under steady state conditions, the vasa recta carries away only as much solute in water as is absorbed from the medullary tubules. ठीक है, vasa recta में सिर्फ वही वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है जो कि मेडलरी ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब हुआ था. ठीक है, जो थोड़ा बहुत वाटर, मैक्सिमम वाटर तो कॉर्टेक्स में ही रीअब्सॉर्ब हो जाता है एंड दैट इज टेकन अवे बाय द रैपिडली फ्लोइंग पेरिट्यूबुलर ब्लड इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा बहुत वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है, दैट वाटर इज टेकन अप बाय द this vasa recta and then it enters into the peritubular capillaries of the cortex. ठीक है. So under steady state conditions, the vasa recta carry away only as much solute and water as is absorbed from the medullary tubules. ठीक है, सिर्फ जो solutes भी और जो वाटर भी जो कि मेडलरी ट्यूब्यूल में के लेवल पे रीअब्सॉर्ब हुआ था वो उसको ले जाता है. ठीक है, द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज प्रिजर्व्ड. द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज प्रिजर्व्ड. ठीक है. अच्छा, so there are few factors which affect the hyperosmolarity of the medullary interstitium. Vasodilators. अगर आप किसी पेशेंट को vasodilators दे रहे हो तो वासा रेक्टा की ब्लड वेसल भी डायलेट हो जाएंगे. They will also get dilated and क्या होगा कि when there is vasodilation, the flow of blood will increase and as the flow of blood increases, they will be washing out of the solutes from the renal medulla. ठीक है. Number 2. अगर there is large increase in arterial pressure तो क्या होगा, blood flow in the medulla will also, renal medulla will also increase and that will also wash out the solutes. ठीक है. So even with maximal levels of ADH, urine concentrating ability will be reduced if medullary blood flow increases enough to reduce the hyperosmolarity in the renal medulla. ठीक है, तो ये भी एक आपके पास सिनेरियो आ सकता है कि कोई पेशेंट है जो कि वेसोडाइलेटर्स ले रहा है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द osmolarity ऑफ द मेडलरी इंटरस्टिशियम. ठीक है, या आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया है पेशेंट का तो उसके रिनल मेडल्ला की मेडलरी इंटरस्टिशियम की हाइपरस्मोलैरिटी में क्या होगा. दोनों सिचुएशन में हाइपरस्मोलैरिटी इफेक्ट होगी क्योंकि ब्लड फ्लो जब ज्यादा होता है तो वॉशिंग आउट ऑफ सोल्यूट्स जो है वो रैपिड हो जाती है. और वासा रेक्टा की इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्लो ऑफ ब्लड इज वेरी स्लगिश. तो स्लगिश ब्लड फ्लो और ओनली 5% इज ब्लड फ्लोइंग इनटू द renal interstitium. दैट इज व्हाई वॉशिंग आउट ऑफ सोल्यूट्स नहीं होता. लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड फ्लो का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, उस सिचुएशन में वॉश आउट हो जाएंगे आपके सोल्यूट्स और द पर्सन विल नॉट बी एबल टू मेक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. ठीक है. अच्छा जी, मेरे ख्याल में काफी पढ़ लिया है. थोड़ा सा हम जोक शेयर कर लें. अच्छा जी, तो हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे कि
यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ये देखो, वाटर विल मूव आउट into the medullary interstitium until an osmotic gradient is achieved. दोनों तरफ osmolarity बराबर हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या स्टोरी है, ये बच्चा है आपकी तरह का जो कि पढ़ के पागल हो गया है। अब ये बुक्स रखी हैं जिसमें हाई इन्फो है, ठीक है, और ये आपका ब्रेन है जिसमें लो इन्फो है। तो ठीक है, तो the info should move from a higher concentration towards lower concentration, ठीक है, concentration gradient देखो बना हुआ है। लेकिन just said है कि why doesn't osmosis work like this from high info towards low info? लेकिन बच्चों ऐसे ही होता है, तो आप पढ़ते हो ना तो हाई इंफॉर्मेशन जो है वो मूव कर जाती है टूवर्ड्स लो इंफॉर्मेशन until an info gradient is एस्टेब्लिश, ठीक है। तो पढ़ा करो, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो फिर ये सिनेरियो होगा, इन्फो जो है तो बुक्स में है वो इन्फो ट्रैवल करके आपके ब्रेन में चली जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी मैंने आपको ब्रेक दे दी क्योंकि मैंने इस वक्त आपको दो इम्पोर्टेंट पढ़ाए हैं मैकेनिज्म, एक यूरिया रिसर्कुलेशन है और दूसरा आपकी है काउंटर करंट एक्सचेंजर, ठीक है। both of them, all this what I am teaching is very important, ठीक है। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज में, क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको इसमें से एससीक्यूज में, और फिर आपको एक एक लफ्ज याद आएगा कि मैडम ने आपको किस तरह से हर चीज बताई थी। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये आपका एक और आपको ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी है और यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल, कनेक्टिव ट्यूब्यूल, यूरेन, यहाँ पे यूरेन है, ठीक है। इसमें उसने बताया है कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जब बन रहा है तो अमाउंट ऑफ ये ऑस्मोलैरिटी और अमाउंट ऑफ यूरिन कितना होगा, और जब डाइल्यूट यूरिन बन रहा है तो फिर ऑस्मोलैरिटी क्या होगी और अमाउंट ऑफ यूरिन कितना होगा, ठीक है। तो ये बस आप एक देख लो छोटा सा कि ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या सिनेरियो है कि 125 ml जो है वो फिल्टर हुआ है, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, यानी कि 44 ml, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है तो लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है कि आपकी ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल हो गई है, ऑस्मोलैरिटी आपकी 12 ऑस्मोल हो गई है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले में। और उसके बाद जो एरिया इम्परमेबल टू वाटर है तो उसके बाद आपकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, ये सब एरिया जो है ये इम्परमेबल टू वाटर है। लेकिन जब आपका एडीएच आ जाता है तो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग रीअब्सॉर्ब अंटिल दोनों तरफ ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपका वाटर रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और ऑस्मोलैरिटी अंटिल आपके यूरिन की हो जाएगी 1200 मिली ऑस्मोल और अमाउंट ऑफ यूरिन पर मिनट जो लूज हो रहा है 0.2 ml। और ये जो है आपका डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 600 ml है। उसके बाद फिर डिसेंडिंग में जहाँ वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो डाइल्यूट हो जाती है, और आगे भी थ्रू आउट जो है आपकी डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सब में क्योंकि वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो लो ही रहती है और अमाउंट ऑफ यूरिन लॉस विल बी 20 ml, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर उसने ना आपको समरी करके बताई हुई, गाइडर ने फिर सारी कहानी जो है उन डिटेल में आपसे रिपीट की हुई है, जो कि मैं आपको अब
दोबारा नहीं बताऊंगी कि आप लोग सब कर चुके हो। चलो कि यूरिन सॉरी ब्लड फिल्टर हुआ है, एंटर हुआ है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, 65% वाटर और सोडियम क्लोराइड दोनों रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, तो ऑस्मोलैरिटी 300 मिलीऑस्मोल है। बाय द टाइम इट रीचेस द थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले तो वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है और ठीक है, अंटिल दोनों तरफ आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट अचीव हो जाता है और इस क्लास से आपका लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है जो जिसके रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट ऑफ 200 मिलीऑस्मोल और जब वो ये ग्रेडियंट मल्टीप्लाई होता रहता है तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे एक ऑस्मोलैरिटी जो है अचीव हो जाती है 1200 मिलीऑस्मोल की। फिर आगे आप चलो कि ये जो एरियाज हैं यहाँ पे इन एरियाज में क्या हो रहा है कि एक्वापोरिन्स लग गए हैं तो क्या है मोर एंड मोर वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी बाय द दिस, और यहाँ पे दिस एरिया इज इम्परमेबल टू यूरिया बाय द टाइम फ्लूइड रीचेस द मिडल कलेक्टिंग डक्ट्स, तो यूरिया की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, मोर एंड मोर यूरिया विल बी रीअब्सॉर्ब until an equilibrium is reached और water भी reabsorb होगा until an equilibrium is achieved और 1200 मिलीऑस्मोल osmolarity हो जाएगी। ठीक है, ये एक सारी समरी उसने आपको वन बाय वन हर जगह भी दे दी कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, इन डिसेंडिंग में क्या हो रहा है, थिक असेंडिंग में क्या हो रहा है, ठीक है, फिर अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी 50 मिलीऑस्मोल हो जाती है, लेकिन जैसे एडीएस लगेगा तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर इनर मेडली कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या हो रहा है कि जो सराउंडिंग मेडली इंटरस्टिशियम था उसकी ऑस्मोलैरिटी एस्टैब्लिश हुई थी बाय काउंटर मैकेनिज्म, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज। ठीक है, तो इनर मेडली कलेक्टिंग डक्ट्स में स्पेसिफिक यूरिया रिसेप्टर्स हैं, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वहां से हो रही है। ठीक है, यूरिया जा रहा है मेडली इंटरस्टिशियम में और सो एंड सो। ठीक है, अच्छा मजे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि द किडनी कैन व्हेन नीडेड एक्सक्रीट अ highly concentrated urine that contains little sodium chloride. The hyperosmolarity of the urine is due to high concentration of waste products such as urea. ठीक है, नंबर 2 क्या है कि large amounts of dilute urine can be excreted without increasing the excretion of sodium. यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए है कि सोडियम क्लोराइड ज्यादा नहीं हुआ है, is the water has been lost, वापस चला गया, वाटर वापस चला गया है into the blood from the medullary ducts। ठीक है, सोडियम तो उतना ही रीअब्सॉर्ब हो रहा है जहां पे उसकी स्पेसिफिक परसेंटेज है, सोडियम की एक्सक्रीशन नहीं बढ़ेगी। इसी तरह से डाइल्यूट यूरिन में ढेर सारा प्रोड्यूस हो सकता है विदाउट इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। ठीक है, ये डाइल्यूट यूरिन क्यों है, डाइल्यूट यूरिन का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा यूरिन है तो सोडियम भी बहुत सारा लॉस हो रहा, नहीं, डाइल्यूट यूरिन इसलिए बना है बिकॉज द वाटर इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द, there are no evaporations, no water is reabsorbed from the medullary ducts। ठीक है, so if there is decrease in ADS secretion, this will reduce water reabsorption in the more distal tubular segments without significantly altering sodium reabsorption। ठीक है, जब आप डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हो तो एडीएस नहीं प्रेजेंट है, so excess water will be lost from the body। गेट्स ही नहीं होंगे तो वाटर रीअब्सॉर्ब कैसे होगा। If 600 milliosmoles of solute must be excreted each day, अच्छा नॉर्मली आपकी बॉडी में एटलीस्ट 600 मिलीऑस्मोल जो हैं दे शुड बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, to get rid of this 600 milliosmol you require at least 0.5 liter of urine। ठीक है, ठीक है, and if the maximum urine concentrating ability is 1200, so 600 divided by 1200 you will get 0.5 liters। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम के आपकी बॉडी ने 600 मिली ऑस्मोल हर हाल में अपनी अंदर से निकालने हैं सल्यूट्स। उन 600 मिली ऑस्मोल्स को निकालने के लिए
body has to excrete at least 0.5 liters of urine. ठीक है, and this 0.5 liters of urine is called obligatory urine volume. ठीक है, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 600 डिवाइडेड बाय 1200. ठीक है, तो ये एक आपकी ना शिपरेक की उसने एग्जांपल दी हुई है कि अगर शिपरेक हो जाता है तो अगर बंदा पानी सॉल्टी वाटर होता है सी का, तो वो बंदा वो पानी पीता रहता है तो दैट पर्सन डाइज ऑफ डिहाइड्रेशन, बिकॉज क्या होता है कि सी की ऑस्मोलैरिटी बहुत सी, वाटर की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा है, लेट्स से 1200 ऑस्मोलैरिटी है. ठीक है, तो 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी है सी वाटर की. तो जो बॉडी ने अब निकालने हैं वो सल्यूट्स बॉडी के अंदर से वो 1200 मिली ऑस्मोल. ठीक है, तो 1200 मिली ऑस्मोल है, तो 1200 डिवाइडेड बाय 1200, तो 1 लीटर वाटर निकालना पड़ेगा. अगर वो 1 लीटर पी रहा है पानी तो उसको 1 लीटर ही निकालना पड़ेगा. तो 1 लीटर जो है वो अगर निकालेगा तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी. और अनस्टेबल हो गया था, राइट. शिप ट्रैक अगर होता है तो क्या होगा, जो सी का वाटर है उसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल है. ठीक है, अब आप जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है लॉस फ्रॉम द बॉडी है वो कैसे होगा, 1200 डिवाइडेड बाय 1200. ठीक है, ऑब्लिगेटरी हमने यही ऐसे फाइंड आउट किया था ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूट्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी, यानी कि 600 बाय 1200, तो एटलीस्ट 0.5 यू हैव टू लूज. सो अगर ये 1200 हो जाता है तो पानी शिप का वाटर है वो 1200 है. अब आपने यू हैव टू गेट इट ऑफ दिस 1200. ठीक है, यू हैव टू गेट इट ऑफ दिस 1200. अगर 1200 हो गया तो 1200 डिवाइडेड बाय 1200, 1 लीटर पानी पियोगे तो 1 लीटर आप लूज भी करोगे. ठीक है, सो द पर्सन गेट्स डिहाइड्रेटेड. ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम बहुत पूछ लिया जाता है. एक और जो पारा लेके अभी अब हम डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं. ठीक है, डिसऑर्डर्स में क्या होता है, बस आसान सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जरूर पूछे जाते हैं, आपने बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी डिसऑर्डर. ठीक है, डिसऑर्डर यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी के क्या होते हैं, द किडनी इज अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट द यूरिन. ठीक है, क्या क्या सिचुएशन होती है, या तो इनअप्रोप्रिएट सिक्रेशन ऑफ एडीएच, या तो एडीएच बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या एडीएच टू लिटिल प्रोड्यूस हो रहा है. इम्पेयरमेंट ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म, हाइपरऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम नहीं बन रहा है. ठीक है, नंबर 3, inability of the distal tubule, collecting tubules and collecting ducts to respond to ADH. ठीक है, या तो ADH बन ही नहीं रहा है या ADH बन रहा है लेकिन ये जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके रिसेप्टर्स जो हैं उनमें कोई गड़बड़ हो गई है. ठीक है, ADH के रिसेप्टर्स हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ट्यूब्यूल्स में डैमेज हो गया. ठीक है, या काउंटर करंट नहीं बन रहा. ठीक है, तो इन तीनों दीज आर द थ्री रीजंस कि आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेशन डैमेज हो जाएगी. अच्छा जी, डायबिटीज का तो आपने बहुत नाम सुना होगा. ठीक है, तो जो डायबिटीज का आपने नाम बहुत ज्यादा सुना है वो डायबिटीज मेलाइटिस है. मेलाइटिस का मतलब होता है स्वीट. ठीक है, और यहाँ पे इंसिपिडस, इंसिपिडस का मतलब है कि ये जो यूरिन है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका टेस्टलेस है. डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब है उसका यूरिन जो है टेस्टी है, स्वीट है. डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब है कि यूरिन जो है वो it has no taste, it is not sweet. ठीक है, फेलियर टू प्रोड्यूस एडीएच, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है और एक पेरिफेरल डायबिटीज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है. सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि सेंट्रल डिफेक्ट है, यानी कि एडीएच प्रोड्यूस नहीं हो रहा. ठीक है, राइट. अच्छा, एडीएच का प्रोड्यूस नहीं होगा, हेड इंजरी हो गई है, ब्रेन की ब्रेन डैमेज हो गया है, इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में, या कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी है, एडीएच प्रोड्यूस नहीं हो रहा. So distal tubular segments reabsorb नहीं कर रही है water and large amount of water is lost from the body per day. 50 liters तक
अच्छा अब क्या है, इज इट डेंजरस? नो। 50 लीटर्स पर डे लॉस हो रहा है, नहीं। अब क्या होगा कि जब आपका वाटर बॉडी में से निकल रहा है ना बहुत ज्यादा, तो क्या होगा कि आपकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, आपके थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे और आप बहुत ज्यादा पानी पिया करोगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ ये क्या है, लार्ज डिक्रीजेस इन द बॉडी फ्लूइड, वाटर विल नॉट अकर, ठीक है। लेकिन देयर आर सम सिचुएशंस जब लेट्स से एक पेशेंट को हेड इंजरी हुई हुई है और वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा, पानी तो वो पी नहीं सकेगा और वाटर वो लूज करता रहेगा किडनी से, ठीक है, राइट। और भी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हेड इंजरी हुई हुई है और पेशेंट को आपने वैसे के उसके फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, ठीक है, आपने उसको नील बाय माउथ कर दिया कि मुंह से पानी नहीं पिलाना और खुद भी ड्रिप्स नहीं लगा रहे उसको, तो भी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। दूसरे छोटे बच्चे अगर उनको बेतहाशा यूरिन प्रोड्यूस करें और बार बार उनको पानी मांगना नहीं आता है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इन दैट सिनेरियो, आपका वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कि आपका एडीएच नहीं बन रहा है, हाइपोथैलेमस में या बन नहीं रहा है, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं हो रहा है, due to these three reasons, though a large amount of water will be lost, which is not dangerous if the person is conscious, but it is dangerous in these three scenarios. Central diabetes insipidus की ट्रीटमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एडीएच व्हिच इज कॉल्ड डेस्मोप्रेसिन, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, which acts selectively on the B2 receptors to increase water permeability in the legs and collecting tubules. ADH की तरह एक हार्मोन जो है वो आप एडमिनिस्टर करते हो। Desmopressin can be given by injection as a nasal spray, या इंजेक्शन दे सकते हो या nasal spray दे सकते हो या orally. And this desmopressin will help in treating the central diabetes insipidus. अब है आपका एक नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, किडनीज डैमेज हो गई। किडनीज डैमेज क्यों हो गई हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म खराब हो गया है या डिस्टल ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एडीएच में रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन विल बी लॉस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं और आपको मैंने उसके बाद एक जोक भी दिखाना है, राइट। अब क्या होगा कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज को कैसे आप ट्रीट करोगे, यू हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग डिसऑर्डर, यानी कि किडनी में जो गड़बड़ हुई है उसको आप ठीक करोगे, ठीक है। अब फर्क कैसे पता चलेगा कि बंदे को सेंट्रल डायबिटीज मेलाइटिस है या नेफ्रोजेनिक, बहुत ज्यादा वो यूरिन में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है पेशेंट बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको आप दोगे डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। अगर तो सेंट्रल डायबिटीज है तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज है तो पेशेंट नहीं ठीक होगा, ठीक है। और बिकॉज की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं आपकी, जो ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ही नहीं रिस्पॉन्ड कर रही हैं आपके एडीएच को, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है कि अगर पानी बहुत लॉस हो गया बॉडी में से तो बॉडी के अंदर सोडियम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सोडियम बॉडी में ज्यादा हो जाएगी तो आप लो सोडियम डाइट दोगे, और दूसरे आप ऐसे डायल्यूटिस जो कि दोगे जो कि आपकी सोडियम को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगी, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा जी, आपको भी एक जोक और दिखाना था मैंने, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया ना मैंने, आप ये देखिए, ये देखो आपकी इस वक्त हालत ये वाली हो रही है ना, आपकी ये हालत हो रही है। मेडिकल स्टूडेंट्स इन आफ्टरनून लेक्चर्स आर लाइक रीनल इंट्रोड्यूस इन acute tubular necrosis, they lose the ability to concentrate, ठीक है। acute tubular necrosis में पेशेंट्स जो हैं the kidneys they lose their ability to concentrate, so आपकी कहानी जो है ना इस वक्त ये वाली चल रही है, सही है ना। तो याद रखो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, acute tubular necrosis हो जाएगी and the tubules are unable to
respond to ADH or desmopressin. ठीक है, so they lose the ability to concentrate. एनी क्वेश्चन? बस हाँ, आप तो सर पढ़े डाले किताबों में बैठे हो गए. एनी क्वेश्चन?